हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 8th, जिसमें हमारा चैप्टर रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फोए। इस चैप्टर की समरी हम कर चुके हैं। अब इस चैप्टर के हम एमसीक्यू करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देयर आर सम लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच आर नॉट विजिबल टू अस अनएडेड आई आर कॉल्ड। ये अनएडेड है, इसको यहाँ पे आई कर लेना, ए के बाद आई आएगा, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे आसपास जिनको आप अनएडेड आई मतलब बिना माइक्रोस्कोप के, बिना अपनी जैसे जो सिंपल हम अपनी आंखों से अगर देखेंगे तो हमें नज़र नहीं आएंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है माइक्रोब्स, मतलब सूक्ष्म जीव। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, दी डिजीज़ लाइक डैश इज़ काज्ड बाय वायरस। कौन सी डिजीज़ है जो वायरस की वजह से फैलती है? वायरस जिसको फैलाता है, तो जो पोलियो होती है वो वायरस के कारण फैलती है। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, ये भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि मलेरिया इज़ काज्ड बाय। मलेरिया किसकी वजह से फैलता है? मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ के कारण। और इसको फैलाने में कौन सा जो मच्छर होता है जो इसको फैलाता है, वो होता है फीमेल एनाफ्लीज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ट्यूबरक्लोसिस इज़ काज्ड बाय। जो ट्यूबरक्लोसिस होती है जिसको हम टीबी बोलते हैं, वो किसकी वजह से फैलती है? टीबी फैलती है बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट है, इन एग्रीकल्चर डैश आर यूज टू इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा कि मिट्टी के अंदर कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन की फिक्सेशन कर देते हैं। नाइट्रोजन की फिक्सेशन का मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट के अंदर, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है हमारी, वो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको गैसियस फॉर्म से लेंगे वो, और फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन के कंपाउंड में, जैसे अमोनिया या कोई भी नाइट्रोजन का कंपाउंड बना देंगे। ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब वो जो एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन थी, अब वो मिट्टी के अंदर चली गई है, और मिट्टी के अंदर से पौधा उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा और उसको यूज़ कर पाएगा। तो ये कौन करता है? ये करते हैं बैक्टीरिया। और नाम भी आपसे पूछ सकते हैं, तो कौन सा बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? राइजोबियम, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी भी होती है, वो भी इसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक। ब्रेड, पेस्ट्री या केक, जो भी फ्लफ़ी चीज़ें होती हैं, उनको बनाने में कौन हेल्प करता है? ईस्ट जो होता है वो इसमें हेल्प करता है। हम थोड़ा सा ईस्ट पाउडर उसके अंदर डाल देते हैं, जैसे हम ब्रेड, पेस्ट्री या केक कुछ भी बना रहे हैं, या फिर जब हम भटूरे के लिए आटा लगाते हैं, जो मैदे वाला आटा होता है, उसके अंदर क्या करते हैं? ईस्ट पाउडर को ऐड कर देते हैं, तो उसके अंदर जो ईस्ट होता है फिर उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। थोड़ा सा ईस्ट आपने डाला है, अब फर्मेंटेशन होगी और वो बहुत सारा ईस्ट बन जाएगा। और अब उसके अंदर बहुत सारे ईस्ट बन चुके हैं, तो वो क्या करेंगे? अब वो रेस्पिरेशन करेंगे, और रेस्पिरेशन करेंगे जब वो, तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसकी वजह से वो फ्लफ़ी हो जाता है। तो कौन इसको हेल्प कर रहा है? ईस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी वजह से ये मतलब फ्लफ़ी होते हैं, ब्रेड, पेस्ट्री, केक या मैदे का जो आटा होता है वो किसकी वजह से फ्लफ़ी होता है? वो जो ईस्ट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, उसकी वजह से वो फ्लफ़ी हो जाता है। मिल्क इज़ टर्न्ड इनटू कर्ड बाय। जो मिल्क होता है, आपने देखा है, मिल्क को हम कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, दूध से दही बना सकते हैं। कौन करता है ये आपको पता ही होगा, बैक्टीरिया करता है। और बैक्टीरिया का नाम भी आपको पता होना चाहिए, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। अगर हमें एल्कोहल या वाइन बनानी है तो उसके अंदर हम जो कमर्शियल प्रोडक्शन करनी है, मतलब फैक्ट्रीज़ के अंदर जब हम एल्कोहल या वाइन बनाते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? तो वहाँ पे भी ईस्ट का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल। देखो ये इसी की एक्सप्लेनेशन है। जो भी शुगर वाली चीज़ें होती हैं, जैसे ग्रेप्स हैं हमारे पास, शुगर केन है हमारे पास, या फिर राइस से भी बनती है वाइन वगैरह, तो हम क्या करते हैं? उनको लेते हैं, उनको मतलब गलाया सड़ाया जाता है बहुत टाइम तक, और फिर उसके अंदर क्या होता है, मतलब थोड़ा सा उसके अंदर ईस्ट डाला जाता है। वो ईस्ट क्या करता है? अब जो वो शुगर है, कोई भी फ्रूट है या कोई राइस वगैरह है हमारे पास, उसके अंदर शुगर प्रेजेंट होती है, तो उस शुगर को वो क्या करेगा? एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये जो प्रोसेस होती है शुगर से एल्कोहल को बनाना, इसको बोला जाता है फर्मेंटेशन।
और ये कौन करता है, ये ईस्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा द मेडिसिन दैट आर यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रोब आर कॉल्ड। जैसे जो बीमारियां फैलाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर वो चले गए हैं, पहली बात तो वो कैसे जाएंगे, वो हम एयर के द्वारा जा सकते हैं। अगर हम सांस ले रहे हैं और गंदी हवा है तो उसके कारण क्या होगा, जो ये माइक्रोब्स हैं हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। या फिर कोई पानी था जो पोल्यूटेड था, या खाना था जिसके ऊपर मच्छर या मक्खी बैठ रहे थे, हमने उसको खा लिया है, तो इस तरीके से माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर चला गया है। अब वो बॉडी में जाने के बाद क्या करेगा, ग्रोथ करेगा और हमें बीमार करने का काम करेगा। तो हम उससे बचने के लिए क्या करते हैं, कुछ दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। वो क्या करेगी, उस माइक्रोब की जितनी भी ग्रोथ हो गई है उसको किल कर देगी और उसकी ग्रोथ को वो स्टॉप कर देगी। और ये जो मेडिसिन होती है जो माइक्रोब को किल करने में और उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने में हेल्प करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक लेते टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, एंटीबायोटिक का कोर्स हमें कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो अगर मान लिया कंप्लीट कोर्स नहीं किया है, ग्रोथ सिर्फ रुकी थी, वो कंप्लीटली किल नहीं हुए थे, तो फिर से थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, जो माइक्रोब है वो फिर से ग्रो कर जाएंगे और हम फिर से बीमार हो जाएंगे। तो हमें इसके कोर्स को कंप्लीट करना होता है, डॉक्टर की सलाह पे ही हमें एंटीबायोटिक लेनी होती है। और बिना मतलब हमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। मतलब मान लो अगर हम बीमार नहीं हैं और फिर भी हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्यूचर में जब हम बीमार पड़ेंगे और फिर जब हम एंटीबायोटिक लेंगे तो वो असर नहीं करेगी। तो ये सब चीज़ें हमें एंटीबायोटिक लेते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, बदले में उसको मारने के लिए, उससे फाइट करने के लिए वेंडर को मतलब प्रोड्यूस करती है, ताकि कोई, जैसे हमारी बॉडी भी एक दूसरे छोटे छोटे जो अच्छे वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं उनको प्रोड्यूस करेगी, जो उन माइक्रोब के साथ मतलब फ़ाइट कर सके और हमें बीमारी से बचा सके। तो उन माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़। मतलब अगर कोई माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर चला गया है जो बीमारी फैलाने वाला है, तो हमारी बॉडी जो होती है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडी फिर उसके साथ फ़ाइट करती है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो हम फिर क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे, फिर हमें एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है पैथोजन। Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact are called। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बीमारियां क्या होती हैं, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है उससे जो हेल्दी पर्सन है उसमें फैल जाती हैं। जैसे मान लिया किसी को खांसी जुकाम है, जो उसके पास बैठेगा वो क्या करेगा, फिर थोड़ी देर में जब वो खांसेगा या उसको छींक आएगी तो वो जो बैक्टीरिया होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, खांसी में और छींक में क्या होगा, वो एयर के अंदर आ जाएंगे। और दूसरा जो हेल्दी पर्सन है उसके पास जो बैठा हुआ है वो जब उसमें से सांस लेगा तो वो उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और वो उसको बीमार कर देंगे। तो ऐसे जो बीमारियां होती हैं ये क्या होती है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल रही है ना, तो इनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, इन्फेक्टेड पर्सन है, आप उसके पास बैठे रहो, उसको टच करो, उसके साथ खाना या पानी शेयर करो, फिर भी आपको नहीं लगेंगे, तो वो वाली जो डिजीज़ होती हैं उनको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे मान लिया किसी को कैंसर है, तो अगर हम उसको टच करेंगे तो क्या हमें भी हो जाएगी, नहीं ना, तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। और जो ये खांसी जुकाम है ये एक आदमी से दूसरे में फैल रहा है, तो ये कैसा है, ये कम्युनिकेबल है। उसके बाद है फीमेल डैश मॉस्किटो कैरीज दी पैरासाइट ऑफ मलेरिया। मतलब कौन सा आपको बताना है कि मलेरिया का कैरियर कौन है। कैरियर का मतलब है, अभी हमने क्या देखा था कि मलेरिया किसकी वजह से फैलता है, प्रोटोजोआ के कारण, लेकिन प्रोटोजोआ को हमारी बॉडी तक पहुंचाने में जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं कैरियर। तो मलेरिया का कैरियर कौन है, फीमेल एनाफ्लीज। फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्किटो होता है वो क्या करता है, प्रोटोजोआ को हमारी बॉडी के अंदर फैला देता है, तो ये उसका क्या है, कैरियर है।
ऐसे ही हमें अब की बार बताना है कि डेंगू का कैरियर कौन है। डेंगू को फैलाने में फीमेल एडीज़ मॉस्किटो जो होता है वो होता है वायरस का कैरियर, डेंगू का कैरियर। उसके बाद है जो टाइफाइड होता है, कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू। आप लोगों को पता है टाइफाइड जो होता है वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल सकती है। कैसे फैलेगी? वाटर के थ्रू। नहीं, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो टाइफाइड होती है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन में मतलब पर्सन को कैसे इन्फेक्ट करेगी, किसके थ्रू उसकी बॉडी में जो उसका टाइफाइड का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे जाता है उसकी बॉडी के अंदर? वो जाता है वाटर के थ्रू। अगर हमने पोल्यूटेड वाटर पी लिया है तो उसकी वजह से जो टाइफाइड के जो भी बैक्टीरिया होंगे वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे। कोलेरा भी जो होता है वो कैसे फैलता है? वो फूड की वजह से। पोल्यूटेड फूड अगर हमने खा लिया है, गंदा खाना, मच्छर मक्खी उसके ऊपर बैठ के जा रहे थे, वो खाना हम खा लेंगे तो उसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाएगा और कोलेरा हो जाएगा। ऐसे ही जो चिकन पॉक्स होता है जिसको चेचक बोलते हैं, वो भी कैसे फैलता है? वो फैलता है कॉन्टैक्ट से। अगर एक बच्चे को चेचक है, दूसरा उसके पास बैठा है, उसके फिजिकल कॉन्टैक्ट में आता है तो उसको भी फैल सकता है। पोलियो जो होता है, पोलियो कैसे फैलता है? पोलियो फैलता है एयर के थ्रू। नेक्स्ट है डैश इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ काज्ड बाय ए बैक्टीरिया। एक इनमें से मलेरिया, पोलियो और एंथ्रेक्स, आपको ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि बैक्टीरिया की वजह से ह्यूमन के अंदर और कैटल के अंदर जो बीमारी फैलती है वो कौन सी है? तो वो है एंथ्रेक्स। फूड एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल, जो कैटल हैं हमारे पास, गाय भैंस हैं, उनके जो मुंह पे और उनके पैरों में, खुरों में जो बीमारी फैल जाती है वो किसकी वजह से फैलती है? वो फैलती है वायरस के कारण। रस्ट ऑफ वीट, वीट के अंदर एक रस्ट ऑफ वीट जो होती है वो वीट की एक बीमारी है। प्लांट डिजीज़ है, वो किसकी वजह से फैलती है? वो फैलती है फंगस के कारण। और सिट्रस कैंकर जो होती है, सिट्रस कैंकर जो होती है वो मतलब नींबू के अंदर फैलती है जनरली, जो खट्टी चीज़ें होती हैं ऐसे प्लांट में। तो ये किसकी वजह से फैलती है? ये फैलती है बैक्टीरिया के कारण। येलो वेन मोसैक ऑफ भिंडी इज़ ए प्लांट डिजीज़ विच इज़ काज्ड बाय डैश माइक्रोब। ये भिंडी के अंदर एक येलो वेन मोस्क डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है, जो भिंडी होती है वो येलोइश हो जाती है, उसके पत्ते भी येलो येलो हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से फैलती है? ये वायरस के कारण फैलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लांट में या एनिमल में या ह्यूमन में कोई भी जो बीमारी है वो किसकी वजह से फैल रही है, कौन उसका कैरियर है, वो सब आपको पता होना चाहिए। रस्ट ऑफ वीट, ये फिर से आ गया है। नहीं, उसमें क्या था? रस्ट ऑफ वीट किसकी वजह से फैल रहा था? फंगस की वजह से फैल रहा था। फंगस ही था ना? हाँ, फंगस की वजह से फैल रहा था। और किसके थ्रू फैल रहा है ये? रस्ट ऑफ वीट कैसे फैलेगा? ये सीड्स के कारण। मतलब अगर प्लांट के अंदर रस्ट ऑफ वीट हो गई है तो वो वाले सीड अगर दूसरी जगह पे आपने फेंक दिए तो उधर वाले जो वीट होंगे उनमें भी ये फैल जाएगा। डैश इज ए प्रिजर्वेटिव, जो साल्ट होता है वो एक प्रिजर्वेटिव है, आपको पता ही होगा। जैसे हम क्या करते हैं, आम का, नींबू का अचार डालते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं? साल्ट का यूज़ करते हैं ना, तो साल्ट प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है। ऐसे ही शुगर को भी हम प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं। रॉ मैंगोज आर प्रिजर्व्ड बाय, ये आ गया वही क्वेश्चन, जो रॉ मैंगो होती हैं, जो कच्ची आम होता है उसको आप कैसे प्रिजर्व करते हैं? साल्ट को यूज़ करके प्रिजर्व करते हैं। जैम आर प्रिजर्व्ड बाय, जो जैम बनाई जाती है, जैम क्या होती है? मिट्टी होती है, तो उसके अंदर शुगर को यूज़ किया जाता है, शुगर को यूज़ करके हम उसको प्रिजर्व कर पाते हैं। स्पॉयलेज ऑफ पिकल इज़ प्रिजर्व्ड बाय, हम पिकल जो भी डालते हैं, जो भी अचार होता है उसको ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें क्या डालते हैं? उसमें ऑयल का यूज़ किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट है दी प्रोसेस ऑफ हीटिंग, चिलिंग और स्टोरिंग मिल्क टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स इज़ कॉल्ड। हम क्या करते हैं, मिल्क को गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं ताकि उसके अंदर माइक्रोब्स पैदा ना हो और हमारा जो मिल्क है वो ख़राब ना हो। ये वाली जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं? पॉस्चराइजेशन। जो थैली वाला जो दूध होता है उसमें क्या होता है? पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क को ही यूज़ किया जाता है।
पहले हम जो मिल्क होगा उसको एकदम से मतलब हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म करेंगे, फिर उसको एकदम से ठंडा कर देंगे और फिर उसको स्टोर कर लेंगे। हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर कितने % नाइट्रोजन है? 78%। डैश इज़ यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। प्लांट जो प्रोटीन या फिर दूसरे कंपाउंड बनाना चाहता है तो उसको कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है? तो प्रोटीन के लिए आपको पता है, देखो कार्बोहाइड्रेट में तो क्या फार्मूला आता है? C6H12O6, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन प्रोटीन अगर सिंथेसाइज करना है, प्रोटीन की सिंथेसाइज करने के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, तो नाइट्रोजन आएगा इसमें। तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।